Hello students, today we will start the revision of our first chapter from civic power sharing and our first topic is Belgium and Sri Lanka. Student first topic में आपको बेल्जियम और श्रीलंका का डिफरेंट कंपोजिशन बताया गया है पॉपुलेशन का। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। बेल्जियम एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में। यहाँ तक कि ये कंट्री का एरिया जो है इतना छोटा है कि हमारा जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा इसका एरिया है। बेल्जियम का जो बॉर्डर है मतलब बेल्जियम कंट्री अपना बॉर्डर किस किस कंट्रीज के साथ शेयर करती है वो है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। इसकी पॉपुलेशन जो है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ तक इसकी पॉपुलेशन है। तो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के बराबर जो है बेल्जियम की पॉपुलेशन है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस कंट्री का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मतलब बहुत ही उलझा हुआ है। एथनिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। मतलब हम जिस कल्चर को शेयर करते हैं उसमें कहीं ना कुछ क्या होगा, सोशल डिवीजन होंगे, सामाजिक भेद होंगे। और उसके वो हो सकता है कि हमारे खाने के लिए कपड़े कपड़े के पहनने के अनुसार हो, खाने के अनुसार हो, तो उसे हम एथनिक कहते हैं। तो ये जो सोशल डिवीजन था इस कंट्री में बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही उलझा भरा हुआ था। कैसे? कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 59% जो थे पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती थी और डच भाषा का इस्तेमाल करती थी। और 40% जो लोग थे वो वेलोनियन रीजन में रहते थे और फ्रेंच भाषा का यूज़ करते थे। बाकी जो 1% बेल्जियम बच जाते थे वो जर्मन भाषा का यूज़ करते थे। बेल्जियम की कैपिटल जो थी वो ब्रुसेल थी और ब्रुसेल में 80% लोग, कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच भाषा का यूज़ करते थे और बाकी 20% लोग डच भाषा का यूज़ करते थे। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर हम पूरी बेल्जियम को देख रहे हैं तो बेल्जियम में पॉपुलेशन वाइज डच ज़्यादा हैं, फ्रेंच कम है। लेकिन अगर हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल को देखेंगे तो वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच स्पीकिंग वाले कम हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, माइनॉरिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम थी। तो फ्रेंच बोलने वाली जो कम्युनिटी थी, जो समाज था, वो काफ़ी रिच था, पावरफुल था, जिसकी वजह से दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पढ़ाई काफ़ी बाद में मिली। इनका डेवलपमेंट काफ़ी बाद में हुआ, जिसकी बीज की वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, समाज जो था, जो समुदाय था, उनके बीच में टेंशन होने लगी। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। तो जो ब्रुसेल थी बेल्जियम की कैपिटल जो थी, वहाँ पे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये जो प्रॉब्लम थी, अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या काम किया, पहले हम ये पढ़ना है। नाउ अब आपको दूसरी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। दूसरी कंट्रीज है श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु के कोस्ट से अगर देखिए तो फ्यू किलोमीटर्स की दूरी पर ही है। यहाँ पर 2 करोड़ की पॉपुलेशन थी, सेम एज हरियाणा, मतलब जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन उतनी श्रीलंका की पॉपुलेशन। अदर नेशंस की ही तरह श्रीलंका की भी जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत ही डाइवर्स थी, बटी हुई थी। यहाँ की पॉपुलेशन में कौन कौन से ग्रुप थे? जो मेजर ग्रुप था उसका नाम था सिन्हल। सिन्हल भाषा का यूज़ करने वालों को कहा जाता था सिन्हल स्पीकर, जो कि 74% थे। तमिल भाषा का यूज़ करने वाले को कहा गया तमिल स्पीकर, वो थे 18%। तमिल भाषा में भी बोलने वाले दो कैटेगरी के लोग थे। पहले तमिलियन वो थे जो कि श्रीलंका से ही बिलोंग करते थे, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया। श्रीलंकन तमिल्स जो थे 13% थे। द रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर, और बाकी जो श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस थे जिनके फोर फादर पूर्वज भारत से आए थे और श्रीलंका में आके बस गए थे, उन्हें कहा गया इंडियन तमिल्स। क्यों? क्योंकि वो भारत से आए थे और प्लांटेशन वर्कर मतलब प्लांटेशन जो होता है जहाँ पे लैंड एरिया पे काम करवाया जाता है, तो वो वहाँ पे आए श्रीलंका में और प्लांटेशन वर्कर की तरह आए थे कॉलोनियल पीरियड में, मतलब ब्रिटिशर्स के पीरियड के टाइम की बात कर रहे हैं। तो के पूर्वजों से जो जनरेशन चली आ रही थी उनको कहा गया इंडियन तमिल्स।
मोस्ट ऑफ द सिन्हल स्पीकिंग पीपल, ज़्यादातर सिन्हल स्पीकिंग पीपल जो थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट। और जो तमिल भाषा का यूज़ कर रहे थे वो या तो हिंदू होते थे या मुस्लिम्स होते थे। 7% क्रिश्चियंस भी थे जो कि तमिल और सिन्हल दोनों भाषा का यूज़ कर लेते थे। तो अब हमें ये सिचुएशन इमेजिन करनी है कि एक सिचुएशन हमारे सामने है श्रीलंका की और दूसरी सिचुएशन है हमारे सामने बेल्जियम की। तो दोनों ही जगहों पे आप देख रहे हैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी लड़ाइयाँ हैं। अब दोनों की गवर्नमेंट, श्रीलंका की और बेल्जियम की, क्या काम करती है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है। मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका ने जिस पॉलिसी को अपनाया था उसको कहा गया था मेजॉरिटिज्म, क्योंकि इन्होंने जो मेजॉरिटी में ग्रुप था उसको ही सपोर्ट किया, इसीलिए इन्होंने पॉलिसी अपनाई मेजॉरिटिज्म। श्रीलंका को इंडिपेंडेंट 1948 में मिली और जो लीडर्स, जिस कम्युनिटी के, सिन्हल्स कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वही गवर्नमेंट में आए, उन्हीं की सरकार बनी। इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश द सिन्हल सुपरमेसी। तो सिन्हल कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनकी सरकार थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब उन्हीं की सरकार थी, मतलब वही इलेक्ट होकर आए थे जिनकी सरकार आई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को अपनाया और इस पॉलिसी को अपनाते हुए सिन्हल को सबसे ज़्यादा, सुपरमेसी का मतलब हो गया ऊपर उठाना, तो इनको ऊपर उठाने के लिए इन्होंने मेजॉरिटिज्म मेजर को अपनाया कि सिर्फ इसी ग्रुप को, इसी इसी भाषा का जो यूज़ कर रहे हैं इसी ग्रुप को क्या करना है, सारी प्रायोरिटी देनी है, सारे एडवांटेजेस देने हैं। 1956 में एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में ये कहा गया कि सिन्हल जो है, आपकी सिन्हला जो भाषा थी, सिन्हला भाषा जो है वो ऑफिशियल भाषा हो जाएगी श्रीलंका की, और इसमें तमिल भाषा को कोई भी जगह नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई, प्रेफरेंशियल मतलब जो सिर्फ सिन्हल्स को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसमें कि सिन्हल जो एप्लीकेंट्स होते थे, जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आते थे या गवर्नमेंट की जॉब लेने आते थे, तो सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिलता था जो सिन्हल होते थे, जो सिन्हल भाषा का यूज़ करते थे। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब श्रीलंका में क्या करना है, बुद्धिज़्म को फॉलो करना है, इस धर्म को प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसीज का एक के बाद आने की वजह से क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स के में एक एलिनेशन की फीलिंग आ गई, एक ऐसी भावना आ गई कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सिन्हल्स को ही सपोर्ट किया जा रहा है और तमिल भाषा को कोई भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें ये लगने लगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारे लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रही है और हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhal leader were sensitive to the language and culture. तो तमिलियंस जो थे, श्रीलंकन तमिलियंस जो थे, उनको ये लगने लगा था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो कि सिन्हल लीडर्स की ही पार्टी थी और बुद्धिस्ट धर्म वो फॉलो करते थे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political right. तो उन्हें ये लगने लगा था कि जो संविधान है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट भी नहीं दे रहा है और उनको जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं दी जा रही है और उनको हर तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड ओवर द टाइम। तो गवर्नमेंट जो सिन्हल पॉलिसी, जो सिन्हल लीडर्स थे उनको बार बार प्रायोरिटी देती चली जा रही थी, तो इस तरीके से क्या हुआ, सिन्हल और तमिल कम्युनिटी, ये जो सिन्हल आपका जो ग्रुप था और जो तमिल ग्रुप था जो भाषा बोलता था, उनके बीच में रिलेशन खराब होने लगे। श्रीलंकन तमिल्स ने अलग अलग पार्टीज में अपनी पार्टीज लॉन्च कर दी, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनकी जो भाषा तमिल भाषा है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा हमें रीजनल, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, आज़ादी चाहिए और हमें इक्वालिटी चाहिए जॉब में, एजुकेशन में। लेकिन उनकी कोई भी डिमांड, बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी ये जो एक डिमांड थी कि उनको रीजनल मतलब एक अलग से क्षेत्र चाहिए, अलग से एक एरिया चाहिए कि जिसमें सिर्फ तमिल तमिल बोलने वाले ही रहेंगे और वो पॉपुलेशन रहेगी जो तमिल्स की ही बनी होगी, तो उसको बार बार खारिज कर दिया जाता था, बार बार डिनाइड कर दिया जाता था। 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि अब उन्हें इंडिपेंडेंट आज़ाद तमिल स्टेट चाहिए।
इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में इनकी ये डिमांड थी कि अलग से तमिल स्टेट बना दिया जाए पूरा का पूरा। अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने किसका रूप ले लिया, सिविल वॉर का। सिविल वॉर का मतलब ये होता है, ये एक वो सिचुएशन होती है स्टूडेंट, जिसमें दो ग्रुप्स आपस में कंट्री के अंदर ही लड़ते हैं और सिचुएशन जो है युद्ध जैसी हो जाती है। तो बहुत सारे कम्युनिटी के अलग अलग लोगों की इसमें डेथ भी हो गई और बहुत सारी फैमिलीज़ को अपना कंट्री छोड़ के रिफ्यूजी की तरह, शरणार्थी जिसे हम कहते हैं, छोड़ छोड़ के अपने देश को जाना पड़ा, ताकि वो अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी स्टूडेंट, वो किसी भी तरीके का सिचुएशन को संभाल नहीं पाई और सिविल वॉर्स हो गए वहाँ पे कंट्री में। That's for today. And on the basis of today's discussion, I have given you certain question in the question bank, which you have to solve it. Thank you.